मनु जी, अब तक जो चर्चा हुई है उसमें जंग बहादुर पांडे जी भी जुड़े हुए थे। तो अब जी तक जो चर्चा हुई इसमें बातें जो पहुंच रही हैं और इसमें सवाल जो खड़े हो रहे हैं, सवाल यह है कि सवाल सरकार की मंशा को भी कोई नहीं कह रहा है कि सरकार की मंशा गलत है जो एनटीए का गठन हुआ या कुछ हुआ। ठीक है, उसमें थी कि पारदर्शिता की बात होगी, सही तरीके से परीक्षा होगी, केंद्रीयकृत परीक्षा होगी, तो सबों को मौका मिलेगा और विभिन्न स्तरों पर परीक्षा के कारण जो कुछ दिक्कतें आती थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के इस सवाल से सहमति है कि जो गड़बड़ी हो रही है, तो उस गड़बड़ी के मूल में कहीं ना कहीं एजेंसी तो है ही है। अगर एजेंसी नहीं है तो उनके घर में चोरी कैसे हो गई, वहां से सवाल कहाँ इधर से उधर हो गए या कुछ हो गया। अगर सरकार कह रही है कि पेपर लीक को नहीं मान रही है, वो कह रही है कि अफवाह है, तो एक विरोधाभासी बात यह भी है कि केंद्र सरकार कह रही है कि यह अफवाह है, पेपर लीक की बात है। ग्रेस मार्क का मामला था तो मान लिया कि ठीक है, उसको हम वापस लेते हैं, छात्र परीक्षा दे दे, कुछ मामला है, कोर्ट में सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ सुनने की बात कही है, 8 तारीख को उस पर सुनवाई होना है। अब आप बिहार से मामला देखेंगे तो वहां बिहार में बीजेपी की सरकार है, जदयू जदयू की मिली जुली सरकार है। वहां जब मामला आया कि वहां से लोग पकड़े गए थे परीक्षा से पहले, जो सवाल को लेकर के इंजीनियर डॉक्टर क्या क्या सब पकड़े गए। अब वहां के मंत्री जो भाजपा कोटे से हैं, उप मुख्यमंत्री है, वो खुद कह रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक करने वाले लोग हमारे ही विभाग के गेस्ट हाउस में रुके हैं। उनको रुकाया कौन? तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, उनके नाम पर वहां रुका है, उनका नाम लिखा। तो ये जो विरोधाभासी बातें हो जाती है, तो इन्हीं बातों से फिर लगता है कहीं ना कहीं कि जो असल सवाल है परीक्षा में पारदर्शिता का, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो इसका, तो यह सवाल जो है कहीं ना कहीं जवाब पाता नहीं दिख रहा है। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? आ, देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा विलंब से आया। सबको नमस्कार। ये जो विषय है कि नीट की परीक्षा एनटीए के माध्यम से जो हो रही है, और उसके बाद परीक्षा में घोटाला, और उसके बाद फिर यूजीसी में पुनः फिर से समस्या गई। ये दोनों चीजों को देख के ये तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं साख गिरती जा रही है, विश्वास का संकट हो रहा है। मैं इसको दो परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं। जी। एक परिप्रेक्ष्य है एक परिप्रेक्ष्य है जहां पे विश्वास का संकट पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उन लोगों के साथ भी हो रहा है, उन लोगों के साथ भी हो रहा है जिन्होंने परीक्षा दी है और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है। ठीक है ना? मैं क्यों कह रहा हूं जिन्होंने दी और जिन्होंने नहीं दी? क्योंकि देखिए, जिन्होंने जैसे हम आप जैसे लोग हैं, हम आप जैसे लोग, मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मेरे यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ भी कोई बच्चा नहीं है जो नीट की परीक्षा दे रहा है, पर प्रभावित हम भी हैं, हम भी दुखी हैं, तभी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक पूरी शासकीय व्यवस्था पर पहचान का संकट निर्मित हुआ है। दूसरा, बच्चों के मध्य भी पहचान का विश्वास का संकट निर्मित हुआ। अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ता बता रही थी कि बच्चों के मन में बड़े कोमल मन से अभी बेचारे हैं, चूंकि 16 17 18 वर्ष की उम्र है, बड़ा कोमल मन है उनका, पर कोमल मन में ये अंकित हो गया कि देखिए कि हम जिस परीक्षा को दे रहे हैं उसमें हमें भरोसा नहीं है कि क्या वास्तव में मेरिट के आधार पे ही हमें अंक दिए जाएंगे, मेरिट के आधार पे ही क्या हमारा सिलेक्शन होगा, या आधार कुछ अन्य भी लगेगा। ठीक है ना? तो पहचान संकट तो है। इसको निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम स्वीकार करें कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने पहले फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में तो, पहले अवसर में तो डिनाई ही कर दिया था कि नहीं हुई जी कुछ जी ऐसी। जी। जबकि जबकि उससे पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, यादव जी ने अपना बयान दर्ज कर लिया था। जो विद्यार्थी जो जो सबसे पहला विद्यार्थी जो पकड़ा गया था, उसने पूरा हाँ हाँ। मॉडस ऑपरेंडी बता दिया था कि किस प्रकार से हुआ है। उसके बावजूद भी उन्होंने डिनाई किया। ये तो ये कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय जज महोदय लोगों ने कहा कि स्ट्रिक्टली कहा, स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहा कि अगर 0.001% भी अगर गड़बड़ी की आशंका है तो ये समस्या का विषय है।
तब हमारे प्रधान महोदय जागे, तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ गड़बड़ हुई है। और आज तो एक और नया खुलासा हुआ है कि पटना तो था ही केंद्र गड़बड़ी का, दूसरा केंद्र बिहार में ही रांची का हुआ है, और तीसरा केंद्र एक और हुआ है गोधरा में। हाँ हाँ ठीक बेटा, है ना, ये एक ही स्कूल में रिपब्लिक टीवी जाला ने रामेश्वर। बताया कि गोधरा में भी हुआ है। और इतना ही नहीं, डार्क, ये जो ये जो इंटरनेट की जो व्यवस्था है जहां पे इस प्रकार के क्राइम बड़े कॉमन होते हैं, उसको डार्क वेब कहा जाता है, वहां पे भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। इसके इनके पास डिजिटल साक्ष्य हैं। अब इसमें करना क्या है? एक तो ये है, दूसरा क्या कहते हैं कि यूजीसी में भी लगभग यही स्थिति हुई। हमें करना क्या है वो महत्वपूर्ण है। एक गड़बड़ तो हो चुकी है, 2015 में भी सीपीएमटी में को स्क्रैप किया गया था, दोबारा कंडक्ट कराया गया, पर हम सुधर नहीं पाए। और हम वो आदर्श भी स्थापित नहीं कर पाए कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न होगी। यही कारण है कि इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अभी तक मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि ना एनटीए के जो एनटीए के जो अध्यक्ष हैं वे भी अपनी कुर्सी में विराजमान है, जो यूजीसी के चेयरमैन है वे भी अपनी कुर्सी में विराजमान है। और धर्मेंद्र प्रधान जी बड़े मुखर होके कह रहे थे शुरुआती दौर में कि कोई समस्या नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि ऊपर से लेके नीचे तक, क्यों? क्योंकि जब प्रशासकीय व्यवस्था का निर्माण होता है तो जो ऊंचे पद पे बैठा, ऊपर पद पे बैठा हुआ है, उसका विजन नीचे के लोग परकुलेट करते हुए पहुंचता है। तो उनको सबसे पहले उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए कि आप पद पे बैठे हुए थे, जिम्मेदार व्यक्ति थे, और आपके रहते हुए अगर इस प्रकार का गड़बड़ी हुई है तो क्यों ना हम उनको दोषी ठहराएं सबसे पहले। जिस यही कारण है, अगर हम उनको दोषी ठहराएंगे, ठीक है उनने नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये खेल कराया है, परंतु प्रशासकीय व्यवस्था में उच्च पद पर बैठे होने के कारण जिम्मेदारियां तो निर्धारित करनी पड़ेंगी। अबे और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ मेजर हेड रोल आउट नहीं होते हैं, तब तक हमारी इस व्यवस्था में लोग अविश्वास उत्पन्न करते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे भी उनके मन में भी हमेशा ये भाव रहेगा कि मालूम नहीं परीक्षाएं ठीक से हो भी रही हैं कि नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का समय आ गया है। हेड्स को रोल करना चाहिए, मूव करना चाहिए, कुछ लोगों से इस्तीफा दिलाना चाहिए, नहीं तो कुछ लोगों के अगेंस्ट में उन्हें उनके पद से पदच्युत करना चाहिए, जिससे कि एक विश्वास हो सके। और ये इसलिए भी विश्वास हो सके कि अगली बार इस प्रकार की विसंगतियां ना उत्पन्न होए। लगातार 2 बार इस प्रकार की विसंगति उत्पन्न होना हमारे लिए शर्म की बात है। नीट में लगभग 23,83,000 लोगों ने फॉर्म डाला था। बड़ा होता है ये संख्या। और इसी प्रकार से नेट में 11,21,000 लोगों ने फॉर्म डाला है, बहुत बड़ा होता है ये। तो मुझे लगता है कि इन सब, और हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, 2 वर्ग हैं प्रभावित वाले, एक आमजन भी है, हम आप जैसे लोग, और एक जिन्होंने परीक्षा दी है। इन पूरे लोगों के ऊपर अगर विश्वास तभी निर्मित हो पाएगा जब हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे तक ओवरहॉलिंग हो रही है। मुझे लगता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का समय आ गया है। मोदी जी जो कह रहे थे मैं अपने पहले 100 दिन में बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाऊंगा, ठीक है, उनके मन में ये कभी कल्पना नहीं करी होगी उनने कि इस प्रकार की विसंगति होगी, पर अगर हुई है तो इस उस जो कठोर कदम वाली बात है उसको यहाँ पे तो कम से कम वो लागू करें और कुछ लोगों को उनके पद से अलग करें, और उसके बाद फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, इंक्वायरी करें। पर सबसे पहले पद से अलग होना, पृथक करना, मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। हाँ, तो जो आपने जो बातें कही ना, जो 15 में जो 2015 में जो गड़बड़ी का मामला था, तो उसमें कई नाम ऐसे हैं जो उस गड़बड़ी में शामिल हैं, वो नाम अब भी हैं, ठीक है। उसके बाद जी जो जी देखिए, एक आंकड़ा यह है कि पिछले 5 साल का ही एक आंकड़ा है जो सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, उसको देखिएगा कि 5 साल में तकरीबन 41 परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, ठीक है, पूरे देश में, विभिन्न राज्य के स्तर जी पर भी हुए हैं, विभिन्न जगहों में, बिहार में हो गए हो, यूपी में हो गए, हर जगह हो गए हो।
तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जांच होगी, हम जांच करा रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हम बिहार में भी जांच एजेंसी भेज रहे हैं, वहाँ के पुलिस से सहयोग लेंगे, जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी वह नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, ऐसा कुछ है। खास करके नीट के मामले में, नेट के मामले तो सामने आ ही गए थे। जो ऑनलाइन जो मामला चल रहा था वो तो हम लोगों ने भी जारी किया था। हम लोग परीक्षा से एक दिन पहले हम लोगों ने खुद अपने चैनल में भी चलाया था कि देखिए इस तरीके से आ रहा है, भाई सरकार ध्यान दीजिए। अब संजोग था, ध्यान दिलाने वाले तो बहुत लोग होते हैं, तो हम भी जी दावा कर जी सकते हैं कि मैंने भी ध्यान खींचा था तो वो हो गया ऐसा कुछ। तो खैर ये अलग बातें हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका यह कहना है आपका कि अब कहने का वक्त नहीं है, अब करने का है। अब जो है, जी जो इंसाफ है, वो इंसाफ की सिर्फ बातें ना हो, इंसाफ दिखनी भी चाहिए। इंसाफ को है मैंने एक मैंने कल्पना की चीज ना हो कि हाँ इंसाफ होगा, इंसाफ होगा नहीं, इंसाफ दिखना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें मोदी जी सरकार को पहलकदमी करनी है और जो बातें करनी है। और मोदी जी तो कहते भी हैं कि जो मैं जो कहता हूँ करता हूँ। तो ये तमाम बातें हैं, ये अलग है। लेकिन कुल मिला के जो विरोधाभासी बातें हैं, उस विरोधाभासी बातों में यह है कि सवाल आके फिर वही खड़ा हो जाता है। पक्ष सत्ता पक्ष के साथ भी होता है और विपक्ष के साथ भी होता है ना, कि मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद कैसे वाली बात हो जाती है। जब इस स्तर पर बातें हो जाती है, जो मैंने आपको कहा कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, बिहार के उसी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हाँ भैया लीक हुआ है, वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पकड़ाए हैं जो लोग रुके हैं वो उनके मंत्रालय के हैं। ठीक है ना, जो विजय कुमार सिन्हा जी जी हैं, जो मंत्री हैं, जी जी उनके मंत्रालय, वो मंत्रालय पथ निर्माण का उनके जिम्मे है, उसके जी गेस्ट हाउस में रुका है। उस विभाग जी के पुराने मंत्री थे तेजस्वी यादव, नाम उनका जी लिखा उनके है। तो भैया जिस तारीख को वो आदमी रुक रहा था तेजस्वी यादव का नाम लेकर के, या किन्हीं ने जी अनुशंसा की, उस समय तो तेजस्वी यादव वहां मंत्री नहीं थे। हम फिर उनका हम ये कहिएगा हम बचाव नहीं कर रहे हैं, भैया विभाग आपका था। तो तेजस्वी जी यादव का नाम लेकर के किस आधार पर वहां रुकने दे दिया गया किसी को। जी जी जिला के हम, इस थाने के हम थानेदार हैं, तो हम तय करेंगे जी कि भैया क्या करना है नहीं करना है। कि पुराने थानेदार का नाम लेके आएगा और वो किसी हम चोर को छोड़ देंगे कि जाओ भैया, अच्छा वो बोले थे। तो तमाम जो बातें इस तरीके की हो जाती है, तो जी ले जाके फिर वही नीति और नियत का जो सवाल हो जाता है, मंशा का सवाल हो जाता है। तो अमर जी आप बताइए कि कुल मिला के आप इस विषय को और इस सवाल को कहाँ ले जाते दिख रहे हैं। क्योंकि आपने, मैंने जो आज परिचर्चा का आयोजन किया, तमाम बातें तो करता रहा हूँ विभिन्न तरीके से, लेकिन शिक्षकों के साथ बात करने का मतलब है कि शिक्षक की इन तरीकों के जो मामले आते हैं इसमें अलग तरीके की पीड़ा होती है। ठीक है ना। क्योंकि शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माता भी हैं और उनके भविष्य पर जब आंच दिखती है तो उन्हें दुख होना स्वाभाविक होता है। तो आप बताइए कि आप इस पूरे प्रकरण को कहाँ जाता दिख रहे हैं। क्या फिर वही पुराना होने वाला है, वही ढाक के तीन पात, या कुछ नया भी होगा। जी अमर जी। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आपका साउंड वाला। हाँ ठीक है। हाँ पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हाँ हाँ उस शिक्षा पर हम लोग पहले भी चर्चा चुक कर चुके। उसमें सबसे इसका मुख्य कारक है कि हम लोग आउटसोर्सिंग जो व्यवस्था जो बनाए हुए हैं शिक्षा में, आउटसोर्सिंग है हाँ ना, हाँ वो हाँ आउटसोर्सिंग महत्वपूर्ण एजेंसीज है जो इस इनको क्वेश्चन पर पेपर बनाने में, उसमें कोई रोल ना। जैसे कोई पहले आदमी सरकारी नौकरी में था तो उसको डर था इस बात की कि अगर हमारे द्वारा लिख होगा तो हमको दंडित होंगे। हाँ बेशक एक बेशक। नैतिकता भी थी और एक दंड। लेकिन अब ये लोग जो आउटसोर्सिंग पर जो जोड़ रहे हैं, वो आउटसोर्सिंग से कोई काम नहीं होता है। वो अपने पर जिम्मेवारी नहीं लेता, हो गया खत्म हो गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई भी सरकार हो, शिक्षा के क्षेत्र में किसी का ध्यान नहीं है। और बेशक। आउटसोर्सिंग जो सोर्सेज है उसको सबसे पहले बंद होनी चाहिए। क्या एनटीए जो प्राइवेट एजेंसी हैं उसके पास कोई अपनी स्टाफ है? नहीं है, नहीं है बेशक। नहीं है, सारा आउटसोर्सिंग हो रहा है।
तो आउटसोर्सिंग से जो काम कराएंगे उसमें तो गड़बड़ी होगी। आप जैसे पहले यहाँ पर अपने विद्यालय में एक सरकारी प्यून रखते थे तो उसकी जिम्मेवारी होती थी हाँ, कि नौकरी अगर चली चोरी जाती थी, होती लोग है जेल तो उसकी चले जाते, जिम्मेवारी होती हाँ थी। स्वाभाविक है, जेल चले हाँ जाते थे सामान्य हाँ, परीक्षा में। लेकिन आज आउटसोर्सिंग के द्वारा आप गार्ड रख रहे हैं, प्यून रख रहे हैं, टाइपराइटर रख रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर रख रहे हैं, सारा व्यवस्था आउटसोर्सिंग से हो रहा है। तो क्या उसकी जवाबदेही रहेगी? क्या वो लीक नहीं हो सकता है? कहां से लीक होगा? इसका रोकना आसान है। इसलिए आउटसोर्सिंग महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं, जो आउटसोर्सिंग को रोकना सरकार का सबसे बड़ा काम। अभी अभी अमर जी, जो तमाम परीक्षाएं हो रही है ना, जो जी प्रतियोगिता जी परीक्षाएं हैं, वो हर एक राज्य स्तर पर भी वो भी आउटसोर्स जी, से ही हो रहा है, एजेंसियां ठेका ले रही है आउटसोर्सिंग है। परीक्षा। अभी आप इसमें भी आएंगे ना नीट मामले में, तो जी आपको पता ही जी, होगा कि यह भी आउटसोर्स है। और आउटसोर्स किसका है? टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी जो है ना, टीसीएस, टाटा हाँ हाँ हाँ। कंसल्टेंसी सर्विस, उसके जिम्मे यह जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है ना, वह तो परीक्षा कंडक्ट कराने की मैंने जिम्मेदारी। मैंने आपको चर्चा किया ना कि आपके इनके जीवी में इतने चेयरमैन होते हैं, इतने तीन तीन डायरेक्टर हो, आईआईटी के डायरेक्टर होते हैं, नीट के डायरेक्टर होते हैं, जेएनयू के वीसी होते हैं, इग्नू के वीसी होते हैं, और इसके अलावा डीजी होते हैं, और नैक के चेयरमैन के सदस्य हैं, इतनी कमिटी है, एक डॉक्टर हैं, इनके होते हुए भी ये कैसे हो गया? तो कहीं तो कहीं लूप होल्स है। हाँ, बेशक बेशक बेशक। क्या चाहे वो नीचे स्तर से हो चाहे ऊपर स्तर से, किसी स्तर से हो रहा है। कहीं तो आपके जो घर में है कोई सेंध लगा रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आपको मालूम नहीं हो रहा है, या देख नहीं रहे हैं, आपको मालूम नहीं हो रहा है। तो इस पर सबसे पहले हम लोगों को, किसी भी पार्टी की बात नहीं है, कोई भी पार्टी हो, हमेशा वैसा होता है, इसको सबसे पहले हम लोग करें कि रोड मैप तैयार किया जाए कि ये परीक्षा कैसे। आज भी हम लोग यूपीएससी का नाम लेते हैं, यूपीपीएससी का नाम लेते हैं ना, उत्तर हाँ प्रदेश बेशक। यूनियन हाँ पब्लिक सर्विस हाँ कमीशन। हाँ हाँ। तो उसका कहीं ना कुछ का कुछ है, आज तक हम लोग नहीं सुने हैं। थोड़ा बहुत एक आध बार कहीं हुआ है, अलग बात है, लेकिन आज तक किसी को उस पर नहीं हो रहा है। उसी भारत में वो कमीशन कैसे सही काम कर रहा है और आप कैसे गलत काम कर रहे हैं? तो सब ने। आपका ब्रेन, जी। वही आपका ब्रेन, इतने जो भारत के ब्रेन है वो बाहर अमेरिका में रिपोर्ट आपको बताया कि 50 में टॉप 35 प्रिंसिपल भारतीय हैं, इतना डॉक्टर है, इतना इंजीनियर है, आपके ब्रेन वहां काम कर रहे हैं, यहाँ क्या क्यों क्यों नहीं किया? तो कोई दबाव है जिसके कारण नहीं काम कर रहा है? तो अमर जी, कुल मिला करके देखिए, भारत में जी जो स्थिति है कि एक तो जी, सरकारी स्तरीय शिक्षण संस्थानों का घोर अभाव है, और अब आप जहाँ संसाधन दुरुस्त हो, पूरे शिक्षक संसाधन की बहुत कमी है। जी पूरे शिक्षक हों, वहाँ जो और भी हाँ पढ़ाई के जो साधन हैं वो उपलब्ध हों। तो हाँ हाँ, तमाम आप जो देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय तमाम निजीकरण की ओर देश है, और बस उसमें जो निजीकरण की बातें हैं, तो भले आज के तारीख में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सभी लोग जानते हैं, जो थोड़ा भी जागरूक हैं सब लोग हैं, आज बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस जिन नीतियों के, बीजेपी की जिन नीतियों की, या एनडीए की, मोदी सरकार की जिन नीतियों की आलोचना कर रही है, वो तमाम वही नीतियां हैं जो कांग्रेस की नीतियां हैं। वो मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के समय में शुरू हुआ, उसको सख्ती से, तरीके से, तेजी से लागू नहीं किया गया। उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत तेजी से लागू किया। नरेंद्र मोदी की सरकार तो अपने तो ही कुछ नया कुछ नहीं कर रही है। जो शिक्षा के निजीकरण का मामला हो जाए, या और किसी भी निजीकरण का मामला हो जाए, गिने चुने जो शिक्षण संस्थान हैं जिनकी अपनी गरिमा है, तमाम बातें हैं, वहां आज के तारीख में भी देख लीजिए, अगर नीट जैसा कठिन एग्जाम कोई विद्यार्थी सफल भी हो जाता है, फिर रैंकिंग के हिसाब से जब आता है, उसको कोई कॉलेज मिल भी जाता है, लेकिन वहाँ उस कॉलेज में अपने को खड़ा पाता है वो कहाँ है? वो प्राइवेट कॉलेज हो जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गए, उस कॉलेज में कितनी जी फीस जी, है? वो फीस आपने देने की। व्यवस्था अपनी व्यवस्था को सेल्फ फाइनेंस पर आपने थोप दिया है, चलाओ बिजनेस करो। हाँ, वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो
ये शबनम जी आप जुड़ी हुई हैं? तो फरहा जी आप आइए, एक नतीजे पर हम पहुंचना चाहते हैं कि यह जी है सर, कि जी सर। कुल मिला के जो सवाल है जी उसका समाधान जी यही दिखता है कि यह देश का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। राजनीति जी अपनी जगह है, देश रहेगा, जी लोग रहेंगे, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, इस व्यवस्था में लोगों का विश्वास रहेगा तो राजनीति के लिए भी जगह रहेगी, राजनीति भी चलती रहेगी। सरकारों का आना जाना तो लगा ही रहता है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का तकाजा है। तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना है, हम आप लोगों के विचार चाहेंगे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो अभी जो सवाल उठ खड़े हुए हैं, जो परीक्षा एजेंसियों की शुचिता का, परीक्षा में पारदर्शिता का, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों को, राजनीति से परे, दलगत एक साथ आना। राजनीति से परे, एक साथ बैठ करके आपस में राय मशविरा करके कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, कुछ ऐसी नीतियां तय करनी चाहिए जिससे भविष्य में जो हो गया मान लिया, अब कम से कम इसका दोहराव न हो। तो क्या आप इस विचार से किस रूप में इत्तेफाक रखती हैं या नहीं रखती? सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि शिक्षा एक ऐसी विधा है जिससे कि हमारा देश, हमारे देश के अब ये जो युवा हैं पढ़ लिख करके हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले, हमारे समाज को अच्छा करने वाले। आजकल के बच्चों की सोच अलग है, हमारी सोच से काफी अलग है। आजकल के पढ़ाई लिखाई का जरिया भी अलग हो गया है, और वो अगर बाकी देशों से कदम बना करके चलना चाहेंगे तो हमें उन्हीं के ही अनुसार उन अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाना होगा। लेकिन इस तरीके से नहीं कि हमने एक स्पेशल एजेंसी को एक काम सौंप दिया है और मोनोपोली के तहत वो जो दिल चाहे वो कर ले। उस पर भी किसी का हेड, कोई ना कोई उसके ऊपर एक सरपरस्त होना चाहिए जो उनको मॉनिटर कर सके कि आपने ये काम गलत किया है, ये काम सही किया है। दूसरी चीज जो मेरा अपना पर्सनल मानना है, वेरी फ्रैंकली, कि जितने भी सरकारी व्यक्ति होते हैं, जो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति होते हैं, वो उतनी जल्दी चीजों को गलत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सरकार और शासन का एक हाथ होता है कि अगर आपने जरा से भी गलती करी तो आपके साथ कोई ना कोई आपको क्षमा नहीं किया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को ही इन बड़ी परीक्षाओं का जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट संस्थान को या किसी आउटसोर्सिंग की। आज वो हैं और कल चले जाएंगे तो हम उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते आप यहाँ थे कि नहीं थे। तो ऐसे लोगों को ये काम नहीं सौंपना चाहिए। दूसरी चीज है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, देश हमारा है और हमें मिलजुल करके कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। अगर हम बात करते हैं कि हम नालंदा विश्वविद्यालय के तरह और इस तरीके से अपने देश या विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं, तो हमें साथ मिलकर के किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। ये ठीक नहीं बात है कि आज नीट का एग्जाम क्या पेपर लीक हो रहा है, कल नेट का पेपर लीक हो रहा है, परसों किसी और का लीक हो जाएगा। तो क्या ये बच्चे हमारे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इनकी तो शिक्षा व्यवस्था से भरोसा ही उठ जाएगा। हम कैसे कहेंगे कि बच्चों जाओ स्कूल में जा करके पढ़ाई करो? बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। इनका टीचर पर विश्वास उठ जाएगा, इनका कोचिंग से विश्वास उठ जाएगा, इनका किताबों पर से विश्वास उठ जाएगा। और ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। हमें अपने भविष्य को आज प्रेजेंट में बना करके चलना है, तभी हम अच्छे भविष्य की कामना कर पाएंगे। सिर्फ बातें बना देने से, सिर्फ कह देने से या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देने से चीजें हल नहीं होंगी। हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी प्रतियोगिता व्यवस्था, हमारे योग्य छात्र, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों, किसी भी जगह से आते हों, किसी भी राज्य से आते हों, उन जो योग्य हमारे छात्र हैं उनको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आदि इत्यादि बनने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की पहुंच ज्यादा है तो उसका सिलेक्शन 720 में से 720 में हुआ जा रहा है, किसी की पहुंच नहीं है तो वो बेचारा
उसके नंबर ही नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि हमें अच्छे डॉक्टर्स मिल सके, अच्छे टीचर्स मिल सके, अच्छे वकील मिल सके, और हमारी न्यायपालिका, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ती चली जाए। यही बच्चे इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे। हम और आप तो आज हैं, कल नहीं होंगे। तो हमें इन व्यवस्था को सही करना होगा आज ही, ताकि हमारे बच्चे ये ना कहें कि हमारे जो पूर्वज रहे वो इस तरीके से हमारा देश बना करके चले गए। तो कुल मिलाकर के जो चर्चा का लबोलुआब रहा वह यह है कि जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी की इजाजत तो कतई नहीं मिलनी चाहिए, और जो कसूरवार हैं उनको सजा तो मिले ही मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी ओर से भी जिसकी भी लापरवाही है उसको सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। उस लापरवाही करने वालों से सख्ती से निपटना जाना चाहिए। किसी को जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है वह किसी भी आरोपी को नहीं मिलना चाहिए। यह सही भी है। लोगों का भरोसा है, राजनीति है, राजनीति पर तो लोग भरोसा आज की तारीख में बहुत तरीके से करते नहीं हैं, क्योंकि जो आज़ाद भारत का इतिहास रहा है और जो जनता के साथ जो छल की बातें होती रही है राजनीति की ओर से, राजनीतिक दलों की ओर से, तो सब खुली किताब की तरह है। तो कुल मिला के उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है उस फैसले की रोशनी में सरकार भी सही तरीके से मजबूत कदम उठाएगी और फिर इस तरीके का जो वाकयात है इसका दोहराव नहीं होगा। तो बहरहाल इतना ही। आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही फिर किसी दूसरे विषय पर, गंभीर विषय पर मिलते हैं। तो नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।